हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स फिनिश कर लिए थे। अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर में कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम्स है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी। आपको अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी कुछ कंपाउंड्स दिए, उसको अरेंज करना है। वो कंपाउंड्स हैं K2CO3, MgCO3, CaCO3 and BeCO3। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी इन सभी कंपाउंड को अरेंज करना है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जान जाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जान जाइए, तो कोई भी आप जान गए तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के बाद भी वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो ऐसा कहेंगे कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और जिसको थोड़ी सी भी हीट आपने किया और वो डिसोसिएट हो गए, यानी ऐसा कहेंगे कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी किनका ज़्यादा होता है और किनका कम होता है? तो जो आयोनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल जितना ही ज़्यादा आयोनिक इन नेचर होता है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है, और कोवैलेंट वाले की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अब ये आयनिक और कोवैलेंट कैसे पहचानेंगे? जितना ज़्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट होगा। क्यों? क्योंकि एनायन की पोलराइजेबिलिटी, एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए K2CO3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। इसमें बेरिलियम सबसे छोटा है, तो बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसकी पोलराइजिंग पावर है, फिर आ जाइए फिर कैल्शियम का है, और फिर ये पोटेशियम का। तो आप देखिए, तो कोवैलेंट करेक्ट है। देखिए पहले पोलराइजिंग पावर अब मैं आपको बताता हूँ। पोलराइजिंग पावर, इसका ऑर्डर क्या हो गया? Be2+, फिर ये Mg2+, Ca2+, और नेक्स्ट K+। ये पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। कोवैलेंट नेचर, तो कोवैलेंट नेचर इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। और अभी हमने बताया था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो आयोनिक कैरेक्टर वाले मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? K2CO3 की, K2CO3 की, ठीक है। उसके बाद CaCO3 की, उसके बाद MgCO3 की, और उसके बाद BeCO3। ये हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा K2CO3 की, फिर CaCO3, MgCO3। इसको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अभी हमने बताया था आयनिक और कोवैलेंट। जैसे इसमें कंपाउंड दिए हुए हैं सीजियम फ्लोराइड, नेक्स्ट लिथियम आयोडाइड, नेक्स्ट सोडियम ब्रोमाइड, नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड। इसे आयनिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर की डायरेक्टली पर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो जिस आयनिक कंपाउंड में पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर कैटायन के साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी अधिक होगी जितना कि उसका साइज बड़ा होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कैटायन ढूंढते हैं, लिथियम आयन, इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा एनायन आयोडाइड, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर LiCl का, Li का, लिथियम आयोडाइड का। चलिए अब उसके बाद लिथियम के बाद दूसरा कोई ऐसा कैटायन ढूंढते हैं। फिर यहाँ क्या लिथियम के बाद ये सीजियम है, सोडियम है, पोटेशियम है आपका। तो अब आप यहाँ देख लीजिए लिथियम के बाद सोडियम, फिर ये पोटेशियम, फिर ये सीजियम। तो अब यहाँ पर हमें ये सीजियम फ्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो इसे आप देखेंगे कि फिर पोलराइजिंग पावर और उसमें कितने का डिफरेंसेस है, उसको आप देख करके इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए लिथियम के बाद सोडियम आते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, देखिए इसके बाद साइज इसी का बना है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे बेसिक कैरेक्टर। एक क्वेश्चन है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स दिए हुए और इसकी बेसिक कैरेक्टर आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन है दिया हुआ MgO, SRO, K2O, NiO और है CH2O। और इसे क्या करना है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। अब आप देखिए बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर ये सारे ऑक्साइड्स हैं। तो एक बात आप जानते हैं कि नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब जैसे मान लिया हमारे पास एक से ज़्यादा मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तब कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें जो जितना ज़्यादा मेटालिक होगा उसका ऑक्साइड्स उतना ही बेसिक कैरेक्टर का होगा। समझ में आई बात। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर का होता है और मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक कैरेक्टर का होता है। तब आप यहाँ ढूंढिए कि कौन मेटालिक ऑक्साइड्स है, कौन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ से मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, निकेल, सीजियम, सारे के सारे यहाँ मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है।
तो इस मेटेलिक ऑक्साइड्स में अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि सबसे मेटेलिक कैरेक्टर किस में है। ठीक है, तो इस ब्लॉक में भी दो पार्ट, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो चलिए यहाँ ढूंढिए। देखिए ये सारे इस ब्लॉक के हैं। देखिए स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, सीजियम सारे इस ब्लॉक के हैं। तो इनकी मेटेलिक कैरेक्टर ये इस ब्लॉक के हैं, यह भी इस ब्लॉक के हैं। तो ये ग्रुप 2 का है। देखिए ये ग्रुप 2 का है और ये सारे के सारे ये ग्रुप 1 के हैं। तो ये ज्यादा मेटेलिक है ना इससे, तो ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा बेसिक होंगे इनके ऑक्साइड्स। अब इनमें भी 1 2 3 है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो पहले ऊपर में देखिए क्या है, इसमें देखिए पोटेशियम। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बेसिक होगा पोटेशियम ऑक्साइड। उसके बाद आइए पोटेशियम के बाद सीजियम ऑक्साइड। अच्छा ये भी ग्रुप 2 का ही है, स्ट्रोंशियम भी ग्रुप 2 का है। उसके बाद आएगा सीजियम ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर। अब आ जाइए ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कौन कौन है, ये मैग्नीशियम है और ये स्ट्रोंशियम है। तो सबसे ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद नहीं, इसमें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होंगे, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद ये निकल ऑक्साइड। तो ये हो गए बेसिक कैरेक्टर, इसके बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। नेक्स्ट और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करना है और वो दिया हुआ है, क्वेश्चंस है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। अब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर में इंक्रीज करना है, यानी जिसका आयनिक कैरेक्टर कम है वो सबसे पहले, जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में लिखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर कम है। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड, इसमें देखिए अब आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर मैंने आपको पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने सिखा दिया था कैसे उसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए जितना पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा और जितना एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना उसका कोवलेंट कैरेक्टर। यहाँ देखिए एनायन तो सभी में सेम है, यानी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन सभी में सेम है। तो अब यहाँ पर एक ही फैक्टर बचा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर साइज पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे छोटा साइज बेरिलियम का, इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का साइज, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद बेरिलियम का। यानी ये तो ऑर्डर में ही लग रहा है। बेरिलियम का सबसे ज़्यादा कोवलेंट, फिर इसका। तो आयनिक कैरेक्टर इसका सबसे कम, फिर ये तो ये आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा उससे इस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है जो एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसमें क्या है मेटल नॉन मेटल दोनों ही है। जैसे देखिए एक मॉलिक्यूल दिया हुआ CO2, हाँ CO2, CuO, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इतना दिया हुआ। और इसे आपको क्या करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हुए आपको अरेंज करना है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग अरेंज करना सीख लेते हैं। चलिए तो अभी हमने बताया था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये क्या हो गया एसिडिक, ये क्या है मेटेलिक, ये क्या है मेटेलिक। तो ये CO2 सबसे फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद H2O, ठीक है,
उसके बाद CuO और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड्स। तो इसका एसिडिक ऑर्डर ये हो गया CO2 सबसे ज़्यादा, फिर H2O, फिर आपका CuO और फिर CaO। इसका बेसिक एसिडिक ऑर्डर कम है, क्यों? क्योंकि इसके इस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड है और इस ब्लॉक एलिमेंट की मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है, तो इसके जो और मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। इसका ये ऑर्डर हो गया एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक CO2, उसके बाद H2O, फिर CuO, फिर कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लोग देते हैं, जैसे LiCl से कोई पूछते कि LiCl is more covalent than that of KCl, तो ये more covalent, ये less covalent। अब ऐसा पूछ दे तो सिंपल सर, जो अभी हमने कंसेप्ट आपको बताया था बस उसी का यूज करना है। अब देखिए यहाँ तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन सेम है, क्योंकि एनायन यहाँ पर दोनों में एक ही है, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन तो सेम होंगे। अब बच्चे देखिए कटायन, कटायन का साइज इसका छोटा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो रीजन क्या होगा? Because the size of lithium ion is smaller. As a result of it, it has more polarizing power. So according to एक रूल्स होता है फाजन्स रूल, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। उस फाजन्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर कम, यानी कि इसको जब अरेंज करेंगे तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट नेचर की तरह ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट इस तरह के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूँ और भी कुछ। एक क्वेश्चन है हाइड्रेटेड अल्कली आयंस दिए हुए, हाइड्रेटेड अल्कली आयंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चंस में ऐसा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखेंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फॉर हाइड्रेटेड अल्कली आयंस, और उसकी वैल्यू दिए हुए हैं वो और लिखिए जाए। मैं इसको लिखता हूँ x इक्वल टू LiH2O, ये हाइड्रेटेड हो गया, लिथियम आयन के वो हाइड्रेटेड हो गया, यहाँ N है, ये हाइड्रेटेड लिथियम आयन है। नेक्स्ट Y इक्वल टू पोटेशियम, पोटेशियम ये X थे, ये Y है पोटेशियम, यह भी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। और एक और आयन है सीजियम, इसको Z से सिंबलाइज किया गया, सीजियम H2O होल N और ये प्लस। और आपको बताने हैं कि इसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कीजिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दिस हाइड्रेटेड अल्कली आयंस, साइज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। यह भी हाइड्रेटेड है, लिथियम आयन भी हाइड्रेटेड है, पोटेशियम आयन भी हाइड्रेटेड है, सीजियम आयन भी हाइड्रेटेड है। तो क्या होता है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, इसको मैं लिख देता हूँ, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयन ये क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन होता है। साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा होगा वो हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना बड़ा होगा। बस इतनी सी बात याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए इसको अरेंज कर लेंगे कैसे। इसमें लिथियम कटायन है, यहाँ पोटेशियम कटायन है, यहाँ सीजियम कटायन है, इनमें साइज किसका छोटा है? इसका। तो देखिए साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उतना ज्यादा बड़ा होगा, तो सबसे इसका साइज बड़ा होगा। इसकी x है ना, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ये इसके ऑर्डर होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थे उसको, और बाकी मैंने आपको क्लास में बता दिया है आपको। तो बस आज इतना ही।
सभी को वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शायद किसी न्यू चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक्स टू ऑल।